ये वो चीज है जो आप सामने देख रहे हैं कि जेई 2023, मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल से जब बच्चे निकल करके आ रहे थे तो मैक्सिमम बच्चों की एक ही मंत्र मुंह पे था। मतलब कोई अगर पूछे कि बताइए कैसा पेपर हुआ, फोड़ दिया। अगर कोई ये पूछे कि उस दिन सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज हो रहा था वो कौन सा था, फोड़ दिया। मतलब हर एग्जाम के बाद में चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, 24th की हो या 25th की हो या 30 की हो, 35th की हो, 31st की, कोई भी शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में बच्चे के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, फोड़ दिया, एग्जामिनेशन फोड़ दिया। तो क्या इतना इजी था पेपर? क्या बहुत ज्यादा इजी था? क्या हम कुछ कंफ्यूजन में थे, या कुछ ऐसा था जिसमें से 40 to 50% क्वेश्चन हमारे देखे हुए आ गए थे और उसके बाद उन्हीं के बेसिस पे हमने कह दिया था यस, फोड़ दिया? एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी एग्जाम को देकर के आते हैं तो वहां पर हमारे पास में अगर कभी भी 2 3 4 क्वेश्चन बहुत आसान आ जाएं तो हमारा एक मेंटल सेटअप हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। एक बात। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन देखे हुए अगर आ जाएं, चाहे वो टफ हैं चाहे वो बड़े हैं, तो भी हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, यस पेपर इजी था, हमने फोड़ दिया। तो थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं इस बात की कि आखिरकार पेपर कैसा था, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे। मतलब यहां पर मैं आपके सामने केमिस्ट्री की एनालिसिस कर रहा हूं, तो केमिस्ट्री के 3 ही मेन पोर्शन हुआ करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। किस किस पे बात करेंगे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, इनऑर्गेनिक के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और फिजिकल के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। लास्ट में मैं आपको एक बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शन दूंगा उन बच्चों के लिए जो अप्रैल के लिए कुछ सोच रहे हैं, जिनका स्कोर आगे पीछे हो गया, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर और इस ईयर के बीच में अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस होने जा रहा है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट की एनालिसिस जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जब हम कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं, जब उनसे कोई डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारे साथ में क्या क्या चीजें लेकर के आते हैं, क्या क्या बातें आती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी एनसीईआरटी डीप स्टडी। मतलब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, उस बच्चे के चेहरे पे ये बात जरूर थी कि हमने फोड़ दिया एग्जाम को और स्कोर भी आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे माइंडसेट से जाते हैं जो सोचते हैं कि यार 25 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, उन 25 क्वेश्चन में से अगर उनके 10 भी सही हो गए तो वो सोचते हैं कि यार हमने बहुत कर दिया, क्योंकि वो सोच के गए थे केवल मैं 5 सही करके आऊंगा, या वो ये सोच के गए थे चलो यार जेई का एग्जाम दे करके आ जाते हैं। तो इसलिए अगर वो 5 सोच के गए थे मुझे 5 सही करने, पिताजी ने जबरदस्ती मेरे को फॉर्म भरा दिया है, उसने 10 और या 12 कर दिया, तो वो तो बाहर निकल के यूं ही कहता है यस यस फोड़ दिया। लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छे से डीप स्टडी करके गया था एनसीईआरटी की, जैसे यहां पर ये बच्चा खुश है, खुश होने का मतलब जिसने एनसीईआरटी की डीप स्टडी करी थी तो उसने बहुत अच्छा पेपर किया है। 20 क्वेश्चन, 20+ क्वेश्चन केमिस्ट्री में उसने सॉल्व किए, फिजिक्स में भी अपने उस हिसाब से सॉल्व किए, मैथ्स में उस हिसाब से सॉल्व किए। तो एनसीईआरटी ने पहली बार जेई के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ध्यान रखना, फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं, अब तक जब भी जेई का एग्जाम होता था तो एनसीईआरटी के लास्ट के टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ऑर्गेनिक के, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। उसके अलावा अंदर की ओर या हम आगे की ओर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा नहीं आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, एनसीईआरटी से पेज से एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आ गए। पेज से इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन एज इट इज उठ करके आ गया, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एज इट इज उठ करके आ गया। तो इसका मतलब इस बार एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की डीप स्टडी करी, चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो या वो जेई कंपटीशन का स्टूडेंट हो, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही इस बार एनसीईआरटी की स्टडी। लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी की स्टडी नहीं करी है उनके साथ क्या स्थिति हुई, उनका हालात ये हो गए। मतलब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को छोड़ करके बहुत सारी चीजों को करा कि मैं ये कर लेता हूं, यहां से कर लेता हूं, उनके हालात वहां पर ये हो गए। ये सीरियस बात है। कुछ बच्चे हाई फाई करते रहते हैं, जेई मेंस का एग्जाम है, हाई फाई टेस्ट देंगे, ठीक है, अजीब अजीब से उनके क्वेश्चंस होंगे। मेरे से बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कैटेगराइज करता हूं, मैं हमेशा उनसे ये बोलता हूं कि ये जेई एडवांस है, ये जेई मेंस है। जेई एडवांस और जेई मेंस कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल ये नहीं मैच करते कि ये इसी से कहीं ना कहीं लिंक है। फिर से मेरी बात समझिए, कभी कभी क्या होता है, किसी एग्जाम का हम प्री देते हैं, फिर उसका एडवांस देते हैं, या किसी एग्जाम का हम प्री देते हैं फिर हम मेंस देते हैं, तो कनेक्टिविटी सी नजर आती है। लेकिन पता नहीं, एक अजीब सी बात है कि जेई मेंस का जब भी हम पेपर को देते हैं
तो हमें कभी भी नहीं लगता कि जे एडवांस इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा, एंटायरली डिफरेंट होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब पूरे साल प्रिपरेशन करते रहते हैं तो उनके साथ समस्या ये बनी रहती है कि वो शुरुआत में जो तैयारी करते हैं वो मिक्सअप टाइप की तैयारी होती है। अगर उनको हम समझाते हैं कि नहीं यार एनसीईआरटी से सब कुछ आएगा या एनसीईआरटी जैसा आएगा, तो मानते ही नहीं है बात को। वो इधर उधर का ये वाली बुक भी कर रहे हैं, वो वाली बुक भी कर रहे हैं, समथिंग मॉरिसन बॉयड को भी कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा मॉरिसन बॉयड कर रहे हैं, जेडली भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ एडवांस में ज्यादा आता है। जेईई मेंस में एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ आता है। तो वो क्या सोचते हैं, अरे यार एनसीईआरटी कोई करने की चीज है, ये तो मेरे को आता है, साइड कर देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन से, अजीब से पॉइंट से कुछ भी आ जाता है। और वो आया, वो बच्चों को उनके दिमाग में जब नहीं था तो उनके हालात एग्जामिनेशन में ऐसे हो गए, अरे यार उस वाले पेज पे था, क्या था, भूल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये उनके हालात हो गए। तो हमें क्या करना था हमारे साथ में कि टिल्लू से हम पूछते हैं कि पेपर आपका कैसा हुआ। अब ये टिल्लू कौन है? ये टिल्लू जब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा तो ये टिल्लू मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट रहेगा। अब टिल्लू से पेपर पूछते हैं। टिल्लू क्या, गली मोहल्ले में आपके ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं जिनका निक नेम होता है, मतलब एक बेसिक स्टूडेंट भी अगर हम बात करें, मतलब जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने भी जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया। हमारा टिल्लू वही बच्चा है जो बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहा था और साथ में जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था एनसीईआरटी या बेसिक बुक से या पीवाईक्यू से। उसका पेपर कैसा हुआ और उसने मुझे क्या बताया वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ओवरऑल जो कंक्लूजन है 23 का वो ये है, क्या है, हार्ड जो था वो मुश्किल से, मतलब कोई ये कहेगा 5% 10%, नहीं, कुछ तो दम था, कुछ क्वेश्चनों में दम तो था। तो हार्ड की परसेंटेज अगर मैं यहां मानूं तो मैं परसेंटेज यहां पर नहीं है, क्योंकि किसी दिन ज्यादा थी, किसी दिन कम थी। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछता है तो 20% to 25% जो पेपर था वो आपका लगभग हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। 10% 5% तो नहीं था, 10 और 5 कुछ भी नहीं होता है, 10 और 5 कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 10% का मतलब 2 to 3 क्वेश्चंस, 20 का मतलब है 4 to 5 क्वेश्चन। तो 4 to 5 क्वेश्चन हर पेपर में हार्ड थे, ठीक ठाक थे जिसे बोलते हैं। 4 क्वेश्चन की अगर हम बात कर सकते हैं। फिर मॉडरेट और इजी का पोर्शन अगर हम मान के चलें तो 60 to 70% बिल्कुल इजी था, जिसको देख करके लोग हमेशा ये कहने लगे, बच्चे स्टूडेंट ये कहने लगे बाहर निकल के फोड़ दिया। किस किस तरह से था, पिछले साल और इस साल में क्या अंतर था, थोड़ी सी उसके ऊपर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अगर मैं लेवल की बात करता हूं तो जनवरी 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था, मतलब जनवरी के लिए जो आसपास में जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जाम में, और 23 की अगर हम बात करते हैं, मतलब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की अगर हम बात करते हैं, तो तब का फर्स्ट फेज और इस बार का फर्स्ट फेज में ये लेवल में अंतर है। यस, इस बार का एग्जामिनेशन, इस बार का पेपर पिछले बार के कंपैरेटिवली काफी आसान आया था, ध्यान रखना। पिछली बार के कंपैरेटिवली इस बार जेईई मेंस का पेपर काफी आसान आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेईई एडवांस भी आसान आएगा, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जेईई एडवांस भी आपका आसान आएगा। ये ध्यान रखे रहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं जेईई एडवांस, वो तो वही है, एडवांस तो एडवांस है, वो तो लेवल को चेक करता है, वो तो आपके अंदर की उस गट को चेक करता है कि वाकई आप एक आईआईटीएन बनने लायक हैं या नहीं है। लेकिन जेईई मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार पेपर थोड़ा इजी था। सर तो इससे क्या होगा, इससे क्या कट ऑफ होगा? यस, परसेंटाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा कि किसने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आपको मिलने वाला है, मतलब रेंज पिछली बार से क्या डिफरेंस हुई है। लेकिन इतना पक्की बात है, पेपर पिछले साल से इस साल सारे ओवरऑल पेपर्स को अगर हम देखें तो आसान था। ये ध्यान रखेंगे, आसान था, इजी था जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब किस किस तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 हमारे पास में पोर्शन हुआ करते हैं, और केमिस्ट्री 23 की एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। कौन कौन से 3 पोर्शन है? ऑर्गेनिक, और हम उसमें क्या करेंगे, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एनसीईआरटी वाइज और एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब कितना परसेंट किस पेपर में एनसीईआरटी से बाहर आया था, उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन भी निकाला। इसीलिए थोड़ा सा समय लगा इस वीडियो को बनाने में, उसी को मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो हमारे पास में केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज होती है तो आप वट ऑब्वियस से जानते हैं। एक ऑर्गेनिक हुआ करती है, एक इनऑर्गेनिक होती है, एक फिजिकल होती है। अगर हम बात करते हैं शिफ्ट 1 की, अगर हम शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का एक एक पोर्शन का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं। जैसे अगर हम यहां बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक। एक बड़ी आश्चर्य की बात थी,
और इंपॉर्टेंट बात भी थी कि फिजिकल के कांस्टेंट हर पेपर में लगभग कांस्टेंट रहे। हाँ, एक एग्जाम तो ऐसा भी था, शायद 30 या 31 का एग्जाम था, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आ गए। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट फिजिकल के क्वेश्चन 7 to 10 के बीच में रहे। हम यहाँ जो अपनी मेमोरी बेस पे इस पूरी चीज को लेकर के आए हैं, ये सारा कुछ मेमोरी बेस है, ठीक है। वो ये मान के आए हैं कि हमें 25 क्वेश्चंस भी पता चले बच्चों से, 24 भी पता चले, 23 भी पता चले और 28 क्वेश्चंस भी पता चले, 30 भी पता चले। कुछ बच्चों ने इतने सारे क्वेश्चंस हमें दे दिए कि हमारे क्वेश्चन 33, 34 तक पहुंच गए। तो हम उन्हीं के ऊपर एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। जब बहुत सारे बच्चों को लेकर के क्वेश्चंस को हमने चेक किया तो बहुत जो मैच करे आपस में, उसके हिसाब से कंक्लूजन निकल करके आता है। तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है हर एग्जामिनेशन की, अगर हम बात करते हैं, कि ऑर्गेनिक का पोर्शन सबसे ज्यादा था। किसका पोर्शन सबसे ज्यादा था? ऑर्गेनिक का पोर्शन सबसे ज्यादा था। फिजिकल 1-2 पेपरों में ज्यादा आई थी, इनऑर्गेनिक बीच में ही रही, 1-2 पेपरों में इनऑर्गेनिक भी हुई, लेकिन ऑर्गेनिक का डोमिनेशन बहुत ज्यादा थी। स्पेशली लास्ट के वो जो टॉपिक हैं, उनसे 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और इसको आगे भी ध्यान रखना अगर आप अप्रैल का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट है, बाई चांस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना फिक्स है। 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में वहां पर दिखाई दिए थे। क्या एनालिसिस रही? अगर मैं इसके पोर्शंस वाइज बात करता हूं, इतने क्वेश्चन कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया। कुछ चैप्टर ऐसे थे जो बिल्कुल गायब हो गए थे, जो हमारे पास में गायब हो गए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास में 11th और 12th दोनों के टॉपिक हैं। इसके अंदर इक्विलिब्रियम को मैंने 2 हिस्सों में दिया गया है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इनकी अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो क्या है, एटॉमिक से 1 क्वेश्चन था, आयनिक इक्विलिब्रियम से 1 था, केमिकल से गायब था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से 1 था, सॉल्यूशन से 1 था, गैस स्टेट का क्वेश्चन ही नजर नहीं आया वहां पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे पास में सेल का था, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट का था, केमिकल काइनेटिक्स का था। ये हमारे पास में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस जगह पर कि ऐसा भी हुआ है किसी शिफ्ट में कि चैप्टर से क्वेश्चन ही गायब हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम उन चैप्टर को छोड़ करके जाएं। अगर हम अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे किसी चैप्टर को छोड़ करके जाएं, क्योंकि अगले शिफ्ट में यहां पर चेंज हो गया, अगली शिफ्ट पे सिनेरियो चेंज हो गया, जिससे नहीं आया था उसमें आ गया। तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। कोई प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है कि इससे आएगा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस देने की कोशिश करिए। हाँ, इतना जरूर है कि एक 2 शिफ्ट को छोड़ा जाए तो सबसे 1 क्वेश्चन आए। 1-2 शिफ्ट में ऐसा जरूर हुआ है, जैसे मैं बता रहा था, एटॉमिक के 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। एक शिफ्ट में इस तरह के था जहां पर सॉल्यूशन के 2 क्वेश्चन थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो एनसीईआरटी के फॉर्मूला बेस ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, एकदम मॉडरेट लेवल पर चीजें थी। कुछ जगह पे तो बहुत आसान था, केवल निशान लगा देना था। इस तरह के क्वेश्चन भी आए, ग्राफ के क्वेश्चन भी आए इवन। तो आगे की ओर अगर हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में कहां पर हमें किस तरह की वेटेज नजर आई, ये शिफ्ट 1 की बात चल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को मैंने यहां पर अलग लिखा है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, जेई वालों का बड़ा फेवरेट होता है, या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन बड़ा फेवरेट होता है, मतलब उससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। एरोमेटिक मतलब इंजीनियरिंग जहां दिखाई दे रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं, उनको आप फटाफट निकल लिया करें। आइसोमेरिक गायब था। GOC2 का मतलब यहां पर है SN1, SN2, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इनकी सबकी मैंने यहां पर GOC के रिस्पेक्ट में टेस्ट हमेशा आया। मतलब ये है, जो ऑर्गेनिक टेस्ट होते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट हो, या आपका किसी भी तरह का कोई कार्बन एलिमेंट टेस्ट, इस तरह के, तो ऑर्गेनिक के अंदर जितने ये 12-13 टेस्ट हैं, उनको आप हमेशा याद रख करके जाएं, उससे एग्जामिनेशन में जरूर आता है। तो टेस्ट का एक क्वेश्चन आया, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रीअरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ इससे रिलेटेड, यहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके 3 क्वेश्चन हमारे पास में थे, 3 क्वेश्चन थे हमारे पास में। ये जो 3 क्वेश्चन वाला क्राइटेरिया है, ये कभी 1 पे नहीं पहुंच पाया। या 3 भी रहे, 4 भी रहे, 5 भी रहे, 2 भी रहे, लेकिन 2 से कम कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इन्हें करना पड़ता है। मैं सजेस्ट हमेशा ये करूंगा आप बच्चों को कि इसमें PYQs को करके जाएं। अगर आप फिर से एग्जाम दे रहे हैं, हाँ फिर से एग्जाम दे रहे हैं, ऑक्सीजन कंपाउंड, एसिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एसिड्स वगैरह हमारे पास में एसिड, अल्कोहल बचते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को बिल्कुल अलग रखा गया है। हाइड्रोकार्बन से केवल 1 था और 1 अमाइन से था, बेसिक नेचर का एक क्वेश्चन था।
एक क्वेश्चन क्या था, बेसिक नेचर से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन था। तो जीओसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास में भी क्वेश्चन था, टेस्ट से रिलेटेड भी था, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई क्वेश्चन नहीं था, ये हमारे पास में शिफ्ट 1 की बात हो रही थी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उस चीज की जो देखते ही सॉल्व हो रहा था, देखा सॉल्व, देखा सॉल्व, लेकिन उसमें मैचिंग भी आई थी, वो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन जो थे वो मैचिंग वाले थे। एक तो एल्यूमिनियम का निकालने के इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह उस वाले कॉन्सेप्ट से था, और एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में एक और दिया हुआ था। तो क्या है यहाँ पर, सरफेस केमिस्ट्री से एक था, केमिकल बॉन्डिंग से एक था, कोऑर्डिनेशन से एक था, मेटलर्जी का था, जिसको हम मैचिंग वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन से एक था, डी ब्लॉक से भी था। डी ब्लॉक का तो एक बहुत आसान क्वेश्चन था, उसके अंदर में सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसे निकाल लेना था। उसमें आपका मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ था उसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आगे नंबर दिया होता है उतने ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को मान करके चल लिया करते हैं। पी ब्लॉक से एक था, पीरियोडिक टेबल से, एस ब्लॉक से, ऑक्सीडेशन नंबर से कोई नहीं था। तो एक बैलेंसिंग का था, मतलब यहाँ पर जो आपका पी ब्लॉक का था वो रिड्यूसिंग पावर का था, S3PO4 S3PO3, इस तरह से एक रिड्यूसिंग पावर वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आपने वहां ध्यान दिया हो। तो ये हमारे पास में क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब अगर हम इसके शिफ्ट 2 की बात करते हैं, मतलब हम चलते हैं शिफ्ट 2 में, तो शिफ्ट 2 में जाकर के हमारे पास में क्या हुआ कि यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो फिर चेंज हो गया। लेकिन अगर हम नीचे क्वेश्चंस की बात करें तो मैं बस आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक और फिजिकल में वहां पर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन, मतलब इस बार जो शिफ्ट 2 थी वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी बढ़ गई, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा बढ़ावा आ गया, थोड़ी बढ़ गई वहां पर। क्यों बढ़ गई, क्या बढ़ गई, किन किन टॉपिक को बढ़ाया गया, वो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर एक केमिकल वहां फिर नजर नहीं आया था, थर्मोडायनेमिक्स वहां नजर आया, सॉल्यूशन नजर आया, गैस स्टेट 0 हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 हुआ 1, सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चन हमारे पास में वहां दिखाई देते और केमिकल काइनेटिक्स। यहां पर कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन बच्चों ने 2 क्वेश्चन वहां पर सॉलिड स्टेट के हमें भेजे थे कि सर इसमें 2 क्वेश्चन हमारे पास में। जब कई बार कई जगह पर तो हमें भी डाउट होने लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि चैप्टर ही गायब कर दिया, चैप्टर ही गायब कर दिया। मतलब 30 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाने हैं, उनमें से 9 चैप्टर्स हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं, 8 चैप्टर्स मेन होते हैं, और उसमें भी हमने क्या कर सकते हैं 10 क्वेश्चन नहीं दे पा रहे। मतलब हम 8 चैप्टर में सभी 6 को वेटेज दे रहे हैं या 7 को वेटेज दे रहे हैं, एक को गायब ही कर दे रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। या फिर उनमें से एक चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दे दी। इस तरह से ये चीज जो यहां पर पढ़ी थी, अब फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तीनों में बैलेंस हो गया। यहां ऑर्गेनिक थोड़ी सी कम आई थी, इनऑर्गेनिक मॉडरेट रही, वो बीच में रही, और 5 मिनट में हो जाने वाली इनऑर्गेनिक थी, 5 से 7 मिनट में। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक की, फिर आइसोमेरिक गायब हो गया, जीओसी टेस्ट उसका भी 0 रहा, यहां फिर से 3 क्वेश्चन थे, और इस तरह से यहां 1 1 1, यहां एल्डिहाइड कीटोन यहां पर गायब हो गया था। यहां पर एल्डिहाइड कीटोन का जो बच्चों से बातचीत हुई उसमें कोई क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा था, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म या जीओसी से रिलेटेड था। बायोमोलिकुलर पॉलीमर फिर से रहा, यहां पर ऑक्सीजन से रिलेटेड ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाला क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ था। जब हम बात करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक चेंज नजर आया था इसके अंदर। वो चेंज क्या है वो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास में जो क्वेश्चन था यहां पर पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन, सब मतलब एक क्वेश्चन सबसे रखा हुआ आया था। मतलब इस पेपर को अगर मैं इनऑर्गेनिक के रेस्पेक्टिव देख करके चलूं तो पूरा बैलेंस था, मतलब सबको वेटेज दी थी, सबको कहा था कि आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं। तो ये हमारे पास में 25 का मॉर्निंग और इवनिंग के रेस्पेक्टिव हमारे पास में शिफ्टिंग में हुआ था। अगर हम नेक्स्ट में जाते हैं 29 के रेस्पेक्टिव अगर हम जाते हैं तो 29 में हमारे पास में फिर से एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई थी वो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां डाउन हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हमारे पास में जो डेटा आया वो लगभग इतना है, लेकिन हमने काफी कुछ देखा तो ऑर्गेनिक बच्चे बता रहे थे थोड़ा सा कम आया था, वहां पर बच्चे बता रहे थे इनऑर्गेनिक काफी आया था, लेकिन हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करा बच्चों पे, मतलब हो सकता है इनबैलेंसिंग हो। लेकिन क्या क्या टॉपिक, क्या क्या क्वेश्चन है वो हम एक बार आपको यहाँ बताना चाहेंगे। फिर से ऑर्गेनिक के रेस्पेक्टिव बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, फिजिकल की बात करेंगे। तो यहां पर जो फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल में सॉल्यूशन फिर से गायब हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम गायब हो गया, स्ट्रक्चर का एक सवाल था, मोल्स का एक सवाल, ये कांस्टेंट बने रहे। मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस हमारे पास में, ये मैंने 3 टॉपिक इसलिए भी अलग दिखाए हैं कि मोल, सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स है ना, कांस्टेंट से बने रहे। इनमें मतलब जितने बच्चों से बात हुई उन्होंने ये कहा कि सर इनसे तो सवाल आया ही आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन में क्या होता था, या तो वो न्यूमेरिकल बेस होता था या थ्योरेटिकल, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चन था, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है कौन नीचे, उस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास में देखने के लिए गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या रहा
कि जब हम ऑर्गेनिक के रिस्पेक्टिव यहाँ आए, ठीक है, तो कम बच्चे क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे सर यहाँ टेस्ट से रिलेटेड नहीं था या मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, आइसोमेरिन तो इस बार आइसोमेरिन बहुत ज़्यादा गायब रही, मतलब आइसोमेरिन बहुत ज़्यादा गायब रही, लेकिन इनकी कांस्टेंटपन गायब नहीं हुआ, मतलब ये कांस्टेंट बने रहे, 3 4 3 4 3 4 इस तरह से बने रहे, ठीक है। और ये नीचे वाले जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, अमाइंस बार बार फिक्स रहा, एल्कोहल और एसिड से क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहा, और हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, यहाँ एल्डिहाइड भी बढ़ गया था, और हाइड्रोकार्बन मतलब एक क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड फिक्स चल रहा था आपका सारे टेस्टों में, सारे जितने भी हमारे पास में शिफ्ट हुई थी, और एक क्वेश्चन आपका एल्कोहल एसिड डेरिवेटिव इनसे फिट चल रहा था आपका। अब यहां पर जब हम एक और चेंज की तरफ देखते हैं तो वो चेंज यहां पर नजर आया इनऑर्गेनिक के अंदर। वो चेंज क्या था? वो चेंज ये था आपका, मैंने इसको यहाँ इनऑर्गेनिक में लिखा, एस ब्लॉक यहां बढ़ गया था, पी ब्लॉक, देखिए पी ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा होते हुए भी पी ब्लॉक से क्वेश्चंस हम ऐसे नहीं आए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए हो। हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन ज्यादातर दिखाई दिया, तो आपको ध्यान रखना है हाइब्रिडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर्स, लोन पेयर, ये आपको हमेशा टिप्सों पे होनी चाहिए। मतलब रिएक्शंस कैसे होती हैं, डायरेक्ट रिएक्शन की, मतलब यहाँ पर एस ब्लॉक की डायरेक्ट रिएक्शन BeO प्लस CO प्लस Cl2 करके भी एक रिएक्शन डायरेक्ट आ गई थी, BeCl2 प्लस CO करके, तो वो लाइन टू लाइन वहां से क्वेश्चन उठ करके आए थे। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। इसमें 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जब हम सिर्फ 2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो हमें डेटा मिला वो लगभग 29 क्वेश्चन का मिला, और यहाँ पर फिजिकल काफी डाउन हुई, फिजिकल काफी नीचे चली गई, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डोमिनेटिंग हो गई। किस जगह पर डोमिनेट हुई वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, मतलब किस जगह पर डोमिनेट हो गई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने जब क्वेश्चंस की बात बोली तो हमें भी लगा कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब फिजिकल एक क्वेश्चन यहाँ था, एक क्वेश्चन यहाँ था, वहां पर सब कुछ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल गायब कर डाली, सॉलिड स्टेट वहां नजर नहीं आया, तो यहाँ पर क्वेश्चंस बिल्कुल गायब कर दिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी फिजिकल के क्वेश्चन आए उनमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। तो हो क्या रहा था पेपर में ये हो रहा था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसको हम मेमोरी बेस भी कह सकते हैं, फटाफट हो जाने वाला भी कह सकते हैं, उसको बच्चे बहुत आसानी से कर ले रहे थे, जिन्हें पहले से पता था या जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा था, जिन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी। एक और बात है, पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि हम अगर पीवाईक्यू को मान के चलें बहुत ज्यादा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं हुई, पेपर ही इतना आसान था कि पीवाईक्यू की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे हम बात करते हैं इसी वाले में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि 11 क्वेश्चन में आखिरकार ऑर्गेनिक कहां पर डोमिनेटिंग कर गई, तो एल्डिहाइड कीटोन यहां हमारे पास में बिल्कुल गायब था। यहां पर बात करेंगे एटोमिसिटी का, तो आइसोमेरिन का यहां सवाल था, जीओसी का था, टेस्ट का भी था, 4 क्वेश्चन यहां बढ़ गए थे। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में 4 क्वेश्चन यहां बढ़ गए थे, और ये फिर से फिक्स थे। यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहा था कि लास्ट के जो ये 4 टॉपिक हैं, इनसे चारों से एक क्वेश्चन आ गया था, वो तो बिल्कुल बरसने वाले सवाल हो रहे थे वहां पर। और इस तरह से अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक ने कहां पर मात मारी, मतलब जिसे बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक कहां डोमिनेटिंग हो गया, उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया हाइड्रोजन। वहां पर एक चैप्टर हाइड्रोजन जिसको हम साइड में कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उससे 2 क्वेश्चन वहां पर दिखाई दिए। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है जिसको हम छोड़ के जाए। पी ब्लॉक बढ़ गया था हमारा पी ब्लॉक बढ़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन बढ़ गया। तो ऐसा कभी भी नहीं करना हमें कि हम टॉपिक्स को छोड़ करके जाएं, छोड़ करके कुछ नहीं जाना है। जब आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट में क्या चीज हो जाए, या किसी भी चीज के स्टूडेंट हो, भाई बुक आपके सामने है, उसमें चैप्टर आपको दिए हैं, एनटीए वालों ने भी कह दिया कि इन चैप्टरों से ही आएगा। अब वो हो सकता है कि मतलब मान लीजिए अगर आपके 30 चैप्टर हैं, 30 में से 10 चैप्टर से कुछ भी ना आए, तो आप ब्लेम थोड़ी कर सकते हो कि आपने सर उससे क्यों नहीं दिया, हमने तो वो पढ़े थे। अरे भाई वो ये कहते हैं 30 के 30 पढ़ के आना है, हम चाहे एक से ही सब कुछ दे दें, लेकिन आपके 30 के 30 पढ़ के आना, 30 के 30 आपके अच्छे होने चाहिए, ये याद रखना है। अब ये लास्ट के शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बहुत मजेदार चीजें हुई। मतलब अभी जब लास्ट चल रहा था 30, 31 फर्स्ट इसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां बड़ी मजेदार चीजें हुई। जैसे ऑर्गेनिक 10 है, 10 है, 8 है, तो 28 क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आए। उन 28 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं फिर से टॉपिक वाइज, तो फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक केमिकल, इस तरह से रहा। एक बार ऐसा भी हुआ है, अभी आगे की ओर शिफ्ट आएगी, कि जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के 3 सवाल देखने को, बच्चों ने 3 भेजे, लेकिन हमने ये माना कि 2 क्वेश्चन तो सबके कॉमन थे। ठीक है, ये बिल्कुल बैलेंसिंग पेपर था, मतलब फिजिकल के रिस्पेक्ट में सब कुछ ठीक आया था, इससे नहीं आया तो इससे आ गया, लेकिन आ गया।
एवरीथिंग, मोल्स गायब हो गया था। मोल्स की जगह वहां पर गैस स्टेट का जो क्वेश्चन था वो मोल्स जैसा ही नजर आ रहा था, या कह लीजिए गैस का नजर आ रहा था। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसके अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहा, फिर से ये एक एक आप कहेंगे सर ये क्या फिक्स कर रखा, नहीं साहब ये आई है सर, यहां पर कम हो गया था और यहां मैकेनिक्स का कंसेप्ट इंक्लूड हो गया था। यहां पर SN1 SN2 S3 एलिमिनेशन E1 E2 ये हमारे पास में जो होती सब्स्टिट्यूशंस वगैरह वो डोमिनेटिंग हो गया था, मतलब वहां पर हमारे पास में उस वाले फैक्टर को डोमिनेशन हमने दे दी थी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वहां पर हो गया था। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अलग टाइप का कंसेप्ट ये आया था कि डी ब्लॉक के 2 क्वेश्चन नजर आए थे। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक को अगर मिलाया जाए तो ये भाई भाई हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, गली एक ही है, दीवार एक ही है। मतलब दीवार का मतलब ये है कि इधर अगर डी एंड एफ है तो इधर हमारे पास में कौन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास में आए थे और मेटलर्जी यहां से गायब हो गई थी और नीचे वाले हमेशा फिक्स रहे। एस को कभी नहीं छोड़ा, किसी भी सेट में एस छूटा ही नहीं है, एस हमेशा आया है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही है। ठीक है, अब हमारे पास में जब हम केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बात करते हैं 30 तारीख की शिफ्ट 2 की, तो ऑर्गेनिक के 12 क्वेश्चन नजर आए। ये हमारे पास आए फिजिकल। ये यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपको इस समय पे नजर आएगी। वो क्या है कि अगर मैं यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्टिव और फिजिकल केमिस्ट्री के रेस्पेक्टिव बात करता हूं, तो यहां फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक है, मतलब पूरा बैलेंस पेपर था। केमिकल काइनेटिक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब 12th वाले पोर्शन को देखें तो 12th का पोर्शन हमने गायब कर दिया। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th के अंदर फिजिकल होता है वो गायब हो गया। उसके 2 टॉपिक कौन से बचे रह गए, सॉल्यूशन और सॉलिड, उससे एक एक क्वेश्चन आपके पास में आ गया। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में जाते हैं तो ऑर्गेनिक में यहां पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि यहां पर अमाइंस बिल्कुल गायब कर दिया और ये फिर से 4 क्वेश्चन यहां पर आ गए। तो हम कुछ ऐसा नहीं कह पा रहे थे कि इससे आ रहा है तो इससे नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये रिजर्व है, ये पोर्शन बिल्कुल रिजर्व है। अगर हम सारी एनालिसिस को देखें तो एक तो टेस्ट रिजर्व है, टेस्ट से आना ही आना है, अमाइंस पहली बार गायब हुआ था और ये 4 क्वेश्चन इधर आने, तो ये बिल्कुल रिजर्व है। इनऑर्गेनिक की अगर बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक तो देखते ही हो जाने वाले क्वेश्चन थे हमारे पास में और वो बिल्कुल बैलेंस होकर के आया था। पहली बार ऐसा लगा था जब बच्चों ने कई बार बताया, उनसे बार बार पूछा, तो उनसे बातचीत करने पर नजर आया कि एस ब्लॉक गायब था, एस ब्लॉक वहां से गायब था। तो मान लिया कि हाँ एस ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं आया होगा। ये हम लोगों ने बिल्कुल मान करके ही आगे की और इसकी एनालिसिस को बनाया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 31st, मैंने 31st तक की एनालिसिस आपको दी है। तो 31st की अगर हम बात करते हैं तो यहां ऑर्गेनिक के 10 थे, ये 10 थे और फिजिकल के 7 क्वेश्चन थे हमारे पास में। अगर हम बात करेंगे डिस्कशन पॉइंट की, तो ये शिफ्ट 1 है, 1 ये थर्मोडायनेमिक्स को गायब कर दिया, गैस स्टेट गायब कर दिया और ये हमारे पास में इस तरह से रहा। मतलब अगर हम यहां देखते हैं तो गैस स्टेट 11th का है, थर्मोडायनेमिक्स 11th का है, तो 11th की फिजिकल को गायब कर दिया। मेन फिजिकल हमें किसे दे दिया, 12th वाले पोर्शन को दे दिया। इस तरह से रहा। अब अगर हम आगे की ओर बात करेंगे तो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर बैलेंस, यहां पर क्वेश्चंस घट गए थे। जो बच्चे ये देख रहे थे कि बायोमोलिक्यूल पॉलीमर खूब आएगा, खूब आ रहा है, तो वो अच्छे से तैयारी भी करके गए। जब वो तैयारी करके गए तो वहां उन्होंने क्वेश्चन केवल 2 देखे, तो उन्होंने सोचा यार ये क्या हो गया। तो ऐसा एग्जाम में हमेशा रहता है। वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कह करके जाएंगे कि भाई ये आ रहा है तो यही आएगा, लेकिन आएगा, मतलब जो आपको सिलेबस दिया उसी से आएगा जो भी आएगा। ठीक है, चलिए अब एक इनऑर्गेनिक, मतलब देखते ही हो जाने वाला पूरा बैलेंस पेपर, एवरीथिंग, हर जगह से एक क्वेश्चन था आपका। तो पेपर तो एक्चुअल में वैसे ऐसे होना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस, लेकिन क्या करें, मतलब अगर ये देखा जाए तो 30 टॉपिक्स हैं तो 30 से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं पेपर्स में, किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ। शिफ्ट 2 में जो मतलब अलग टाइप का अट्रैक्शन हुआ या अलग टाइप का जो मतलब जिसे बोलते ना कमाल हुआ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 10 यहां थे, 9 यहां थे, 9 यहां थे, ठीक है, 10 9 9। अब इसके अंदर क्या चीज हुई वो आप जरा देखिएगा। वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। कैसे, 3 क्वेश्चंस,
एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 क्वेश्चन थे। कई बार देखा क्या था, आपका ऑर्बिटल से रिलेटेड था और आपका क्या था, बोहर से रिलेटेड था, और एक फोटोन एनर्जी से रिलेटेड था। तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं से, मतलब 5 क्वेश्चन केवल इन्हीं 2 से उठा करके आगे। आयनिक के 2 क्वेश्चन थे, सॉल्युबिलिटी का भी था आपका एक, तो 5 क्वेश्चन यहीं से आगे। इसे गायब कर दिया, इसे गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, ठीक है, फिर इसको गायब कर दिया, ऐसे मतलब 12th गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब। मतलब देखा जाए तो 12th का फिजिकल से केवल एक सवाल आया, तो इनबैलेंस पेपर नजर आया इस जगह पर। लेकिन फिर वही बात है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अगर मैं एटॉमिक की बात करता हूं तो एटॉमिक के क्वेश्चन ऐसे नहीं बहुत टफ थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि यार तुमने एटॉमिक से 3 क्यों दे दिए, या इन 2 टॉपिक से 5 क्यों दे दिए, 5 क्वेश्चन क्यों दे दिए आपने, क्योंकि 5 के 5 क्वेश्चन बड़े आसान से हो जाने थे। तो फिजिकल में कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई टफनेस है, तो कोई शिकायत का कोई मौका उन्होंने दिया नहीं। इसी तरह से अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो बैलेंस पेपर के रेस्पेक्टिव अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक पूरा एकदम बैलेंस पेपर था, हर चीज दी हुई थी। मेटलर्जी कहीं कहीं पर आया है, कहीं कहीं पर गायब हुआ है। जैसे मेटलर्जी पहले दिन आया था, 25th वाले दिन था, और दूसरे दिन गायब हो गया। इस तरह से मैचिंग में मिक्स क्वेश्चंस को भी मान सकते हैं कि भाई मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन की भी कहानी हुआ करती थी। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहां पर अपनी, तो ये जितना भी हमारे पास में कंक्लूजन हुआ है 31 का, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक है वो परफेक्ट बैलेंस नजर आया। और यहां 2 क्वेश्चन, मतलब ये है कि जो टॉपिक शुरू में 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन लेकर गए थे, मतलब 4 और 3 क्वेश्चन जिनके अंदर थे, 4 और 3 क्वेश्चन जिन टॉपिक से आ रहे थे, वो बाद में आते आते मतलब एग्जामिनेशंस की डेट आगे बढ़ते 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 थोड़ा सा कम हो गए। अब कोई शिकायत नहीं, लेकिन परफेक्ट बैलेंस कहलाया जाता है इस तरह का पेपर, ठीक है। अब आपको क्या है, एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या है। जितनी भी एनालिसिस मैंने आपको बताई है, ये केवल आपको ये बताती है कि इस बार पेपर जो 22 और 23 की बात हुई, तो 23 का पेपर बहुत आसान आया एज कंपेयर टू 22। एनसीईआरटी बेस आया, एनटीए बेस आया, तो एक चांस आपको और मिलने वाला है। 23 आपका पूरा नहीं हुआ है सेशन, अभी जेईई एडवांस से पहले आपको एक और चांस मिल रहा है। तो आपको एनसीईआरटी को ग्रिप में लेना पड़ेगा, या कुछ ऐसी बुक लेनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको करा दे। जैसा कि हम लोग एक कंटेंट लेकर आ रहे हैं, मेरी एक केमिस्ट्री की बुक आने वाली है, ठीक है, जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन्ड है, एनसीईआरटी लाइन से लाइन उससे निकाले हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी लाइन से लाइन उससे निकाले हुए पीवाईक्यूज दिए हुए, उससे निकाले हुए मैचिंग दिए हैं, उससे निकाले मेमोरी, बहुत सारी चीजें दी हैं आर्टिकल वाइज। बहुत जल्दी ला रहे हैं, अपडेटेड रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए, आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे किसी बुक को कर लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग को लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी बुक को जो पॉइंटर्स में दी हुई है पूरी एनसीईआरटी, उस पेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो, उस पेज से रिलेटेड जितने पीवाईक्यू आ सकते हैं वो, उस पेज से रिलेटेड कितने मैचिंग हो सकते हैं वो सब, अगर किसी बुक में आपको मिल रहे हैं आप उसे जरूर करिए। और ऐसी बुक हम लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार विद वीडियोस, इंतजार करिए उसका, थोड़ा सा जल्दी आपको मिलेगी, बहुत जल्दी आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो परसेंटेज हमारी किस तरह से रही, 25 to 25% आउट ऑफ एनसीईआरटी था। मतलब अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करते हैं तो 75% to 80% एनसीईआरटी बेस था, 20 to 25% एनसीईआरटी से बाहर था, आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी से नहीं था। ये एनसीईआरटी से बाहर होने का मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर सकते थे, हम कर सकते थे। इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता था कि कैलकुलेशंस हो गई या कोई कॉन्सेप्ट बेस हो गए, तो इन चीजों पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक 90% एनसीईआरटी से थी, इनऑर्गेनिक 90% एनसीईआरटी से थी। 90 का मतलब हो सकता है 85 हो, 90 हो, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो 60% एनसीईआरटी से ऐसे कैसे उठा के फॉर्मूला रखे हुए थी। कुछ जगह पर एनसीईआरटी से वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फॉर्मूला एनसीईआरटी का यूज हो रहा था, मतलब एनसीईआरटी का फॉर्मूला यूज करिए, या पीवाईक्यू, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पीवाईक्यू से 20% रिलेटेड थे, तो उसे हम बोल सकते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन ओवरऑल हमारे पास में पेपर कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब अगर हम पूरी एनालिसिस करते हैं पूरे पेपर की, मतलब सारी शिफ्टों को मान के चलें, ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तो ऑर्गेनिक की वेटेज ज्यादा थी,
40% ऑर्गेनिक की, मतलब ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान कुछ ज्यादा था। 10 क्वेश्चन का एवरेज हर जगह पे रहा, 10 to 12 इस तरह से। अगर 30 क्वेश्चन की बात करें 12 के आसपास में। फिजिकल और इनऑर्गेनिक 30%। फिजिकल को कहा जाए तो और डाउन भी हो रही थी, कई जगह पर फिजिकल और ज्यादा डाउन हो रही थी। तो ये लगभग परसेंटेज क्राइटेरिया रहा किस चीज का, आपके एग्जामिनेशन में परसेंटेज वाइज। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा, लगभग यही चीज अगली बार भी रिपीट होगी, लगभग यही चीज अगली बार भी रिपीट होगी। यही एक्सपीरियंस कह रहा है और यही पेपर कह रहा है। और अगर एनसीईआरटी आ रही है तो आप भी जानते हो बहुत अच्छे से कि एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत बड़ा है, पीछे की ओर बहुत बड़ा है ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगी। जब वो लास्ट के 4 टॉपिक से 4 क्वेश्चन देंगे ही देंगे ऑर्गेनिक के, तो वेटेज तो अपना बढ़ गई भाई। अगर 5 क्वेश्चन पीछे से आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन करने हैं तो 20% तो पीछे का पोर्शन हो ही गया ना आपके पास, 20% तो हो ही गया, तो 20% बचा हुआ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, ऑर्गेनिक जरूर बहुत अच्छे से कर करके जानी है आपको, ठीक है। एडॉप्शन कैसे करना है, एनसीईआरटी गुरुजी की मान लेना बस। मतलब एनसीईआरटी गुरुजी, अभी एनसीईआरटी गुरुजी क्या है, ये एक एक्सपीरियंस पर्सन की मैंने यहां पर पर्सनैलिटी बनाई हुई है। एक्सपीरियंस का मतलब है कि जी बस मेहनत करी है इन्होंने। एनसीईआरटी के गुरुजी का मतलब है कि भैया एनसीईआरटी पे खूब मेहनत करी है, और ये बस आपको ये बताना चाहते हैं एनसीईआरटी गुरुजी कि एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी छोड़ के नहीं जानी। अगर आप नेक्स्ट एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, आप नीट देना चाह रहे हैं, आप जेई का नेक्स्ट वाला जो है 23 का सेकंड अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी को मेन बनाना पड़ेगा। सर हम कैसी टेंडेंसी रखें, आपको अपनी टेंडेंसी कैसी रखनी है, आपको अपने पे भरोसा करना, अकेला रहना है, अकेले पे विश्वास करना है, हाइट पे होना है, अकेले पे मतलब अपने आप पे सिंगल पे विश्वास करिए कि यस मुझे ही करना है सब कुछ। एनसीईआरटी उठा करके अकेले बैठ जाइए, अकेले लड़िए, अकेले उड़िए, अकेले शिकार करिए, अकेले बढ़िए, आप बहुत अच्छा करेंगे। ध्यान रखना, हिम्मत बढ़ाइए, डरना बंद करिए, और खौफ ऐसा पैदा करिए कि सामने वाले आपसे डरने लगे। क्योंकि आपको पेपर क्लियर है, आपको अपना शिकार क्लियर है, तो आपको औरों से पूछने की जरूरत नहीं है। जब आपको शिकार क्लियर होता है, आपको जब पेपर क्लियर होता है, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, जब आपको पता है आना ही यही है, तो अटैक कर दीजिए कुछ इस तरह से। ये है, इसकी तरह बन जाओ, इसकी तरह बन जाओ। ये एक ऐसा प्राणी है, अगर आपने देखा होगा तो शेर भी आपने देखे होंगे झुंड में शिकार करते हैं। शेर जंगल में सबसे ताकतवर कहलाता है, झुंड में शिकार करता है। भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं, लेपर्ड है, चीता है, टाइगर है, कोई भी है, सब झुंड में अटैक करके किसी का शिकार करते हैं। लेकिन ये अकेला शिकार करता है, डरता नहीं है। बारिश में सारे पक्षी नीचे उतर आते हैं, बारिश में सारे पक्षी नीचे उतर आते हैं, और जब बारिश होती है तो इसे मजा आता है, ये ऊपर तक उड़ता है, ये उस आसमान में उससे भी ऊपर पहुंच जाता है जहां पर बारिश के बादल हैं। वो समस्या, वो बादल जो इसके लिए समस्या है, वो बादल जो इसके लिए समस्या है, जो इसे परेशान कर रहा है, ये उससे भी ऊपर उठ जाता है, अकेला अकेला उड़ता है, बाज, ईगल। और अपने शिकार को जब ऊपर से देख लेता है, तो शायद आपको ये बात पता होगी, शेर के शिकार की प्रोबेबिलिटी जो होती है 20% के आसपास होती है, 10 to 20%, 5% तक भी चली जाती है। लेकिन इसके शिकार की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% से ऊपर होती है। मतलब जिस शिकार पे इसने अटैक मार दिया सो मार दिया, और किसी को भी उठा लेता है, किसी को भी, इतनी बड़ी हिम्मत रखता है कि किसी को भी उठा सकता है, किसी को भी उठा सकता है। नहीं समझ रहे? आपने कई बार पढ़ा होगा कि बाज ने किसको उठा लिया, भेड़ को उठा लिया, बाज ने छोटे बच्चे को उठा लिया, बाज ने लोमड़ी उठा ली, खरगोश उठा लिया। और कितना खतरनाक, ना सांप से डरता ना किसी और से डरता। सांप सामने आ गया, सांप को भी बोले आजा, आज तुझे खत्म करता हूं। समझ रहे हैं?
तो ये टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, बात जैसी कि मुझे पता चल गया है कि मेरा शिकार क्या है। मेरा शिकार है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। मुझे पता चल गया एनसीईआरटी में किस पोर्शन से ज्यादा आना है। मुझे पता चल गया मेरी समस्याएं क्या है। उन समस्याओं से ऊपर उठ जाना है अकेले। ये तो नहीं वेट करता 10 लोगों की, ये तो नहीं वेट करता कि मेरे साथ 4 और आएंगे तब मैं शिकार करूंगा। अकेले ऊपर उठ जाता है समस्या से, और जब किसी को देख लेता है तो वो इससे चाहे 10 गुना भारी हो उस पर भी अटैक मार देता है। हिम्मत देखो इसकी, और प्रोबेबिलिटी जीतने की। तो अगली बार जब आपको एग्जाम देना है, जब आपको अगली बार एग्जाम देना है या आपको कोई भी एग्जाम देना है, तो एक बार बाज की टेंडेंसी अपनाना, इसके बारे में पढ़ना, इसकी खूबी क्या होती है। ना डरने वाला निडर, अपने से बड़े शिकार को ठोक देने वाला, हाइट पे चलना, अकेले लड़ना। बात समझ में आ रही है? दैट्स इट। एक बार करके देखो, आने वाले 1 हफ्ते में अपने ऊपर विश्वास करके इसकी टेंडेंसी, इसको अपना गुरु मान लो थोड़े दिन के लिए कि तू हमारा गुरु है। इसका फोटो लगा लो यही वाला सामने, और इससे मान लो कि इसकी जो जो प्रवृत्ति हैं, जो जो इसके अंदर की टेंडेंसी हैं, उन्हें मैं सबको अडॉप्ट करूंगा और अकेला शिकार करूंगा, फोड़ के आऊंगा। फोड़ के आओगे, ठीक है? क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। तूफानी करिए, बढ़िया करिए। एक नई वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आएगी और कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। ठीक है? चलो साहब, ऑल द बेस्ट।